नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देशहित और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। तमाम खबरें हमेशा की तरह आज भी एक एक करके देशहित में आपके सामने आएंगी, लेकिन वो चार जरूरी खबरें, वो चार अहम खबरें कौन सी रहने वाली हैं जो आपको आज भी देखनी चाहिए। सबसे पहले हमेशा की तरह वो बताता हूं आपको। देखिए, धर्मांतरण को लेकर आप पिछले कुछ दिनों से कई खुलासे देख रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि कैसे अब धर्मांतरण के लिए वीडियो को टूल किट बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन करवाने वाले हिंदुओं से खतरनाक वीडियो गेम खेले जा रहे हैं। पूरी खबर सबसे पहले आपको बताऊंगा। फिर क्या यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान गड़बड़ी करने का ऑर्डर पाकिस्तान से आया? इसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा विस्तार से। कुछ लोग इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे कि पहचान छिपाकर दुकान चलाने वालों को बचा लेंगे, लेकिन आज क्यूआर कोड पर भाईजान के साथ बड़ा खेल हो गया। रात 8:27 पर आपको दिखाऊंगा ये स्पेशल रिपोर्ट। फिर मुनीर को कोमा में भेजने वाले 3 सूरमाओं की बात होगी। आसमान से आ गए हैं, देशहित में उनसे भी मिलिएगा। इसके अलावा भी तमाम खबरें देशहित में आप देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी आप देखने जा रहे हैं देशहित की कवर स्टोरी। आप अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियोस और पोस्ट देखते होंगे और किसी को भी लाइक शेयर कर देते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक लाइक, कमेंट या शेयर आपको धर्मांतरण के जाल में फंसा सकता है? क्योंकि आगरा से पकड़ा गया धर्मांतरण गिरोह ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार को तलाशता था। वीडियो वाली ऐसी ही साजिश छांगुर ने भी रची थी। आखिर कैसे शहर शहर धर्मांतरण का वीडियो गेम खेला जा रहा है, दिखाते हैं। सावधान, एक वीडियो आपका धर्मांतरण करा सकता है। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? धूम्रपान का नुकसान बताने वाले विज्ञापन में आपने अक्सर सुना होगा कि एक सिगरेट आपको बहुत बीमार बना सकती है। वैसे ही एक वीडियो आपकी पहचान मिटा सकता है और आपका धर्म बदलवा सकता है। यकीन नहीं आता ना कि मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर चलने वाले कुछ सेकंड या कुछ मिनट के वीडियो कैसे कन्वर्जन का टूल किट बन गए। तो इन 3 साजिशों को देखिए। आगरा से मुजफ्फरनगर और बलरामपुर तक वीडियो साजिश हो रही है। वीडियो देखा, समझो धर्म बदला। इसी जाल में हिंदुओं को फंसाने वाले कई छांगूर सक्रिय हैं। धर्मांतरण गैंग की एक वीडियो करतूत को आपको समझाएंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे अवैध धर्म परिवर्तन के लिए अब वीडियो को हथियार बनाया जा रहा है। सबसे पहले धर्मांतरण की वीडियो साजिश नंबर 1 का खुलासा हुआ है आगरा सिंडिकेट से, जहां अवैध धर्मांतरण कराने वाले 10 आरोपियों ने पूछताछ में उनकी साजिश का हर राज खोल दिया कि इनका गिरोह नई तकनीक का इस्तेमाल करता था। आरोपियों ने बताया कि अवैध धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए वो इंटरनेट के जरिए अपना शिकार खोजते थे। इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर कन्वर्जन का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा था। इसके लिए गिरोह ने कनेक्टिंग रिवर्ट ग्रुप बनाया था और इनका कोड वर्ड भी कनेक्टिंग था। आगरा धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को ये मालूम पड़ा है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए तमाम गिरोह के लोग इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाते थे। ऐसे में वो लगातार पैनी नज़र रखे रहते थे सोशल मीडिया पर, और कोई भी अगर उनकी आईडी पर लाइक करता था या विजिट करता था तब उससे वो सीधे तौर पर कनेक्ट होते थे और अपने धर्मांतरण के जाल में उसी शिकार को टारगेट भी करते थे। सोशल मीडिया पर आप यूं ही किसी पोस्ट को लाइक कर देते हैं, लेकिन आपका यही एक लाइक आगरा वाले धर्मांतरण गिरोह के लिए एक बड़ा टिप होता था, क्योंकि गिरोह सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए से कई लोगों को इस्लामिक वीडियो भेजते थे। इस वीडियो संदेश में दिलचस्पी दिखाने वाला या कहे कि लाइक करने वाला इनका टारगेट बन जाता था। अपने शिकार को फंसाने के लिए ये उस यूजर की कमेंट और बाकी एक्टिविटी पर पैनी नजर रखते थे और धीरे धीरे उसको अपने जाल में फंसा लेते थे।
ऐसे ही कई अवैध धर्मांतरण गैंग के शिकार गाजियाबाद और मेरठ समेत यूपी और दूसरे राज्यों में भी हैं, जिनके परिवार अब आंसू बहा रहे हैं। जब गई तो उसके 10 दिन के बाद कॉल आई थी उसके फोन पे, तो कहने लगी आंटी जी कैसी हो? नो ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? नो कहा ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से बात कर रही हूँ, मैंने कि भी देखो इसका नाम नूम पता लग गया। तो उसमें आईडी में उसका नाम जाकिर खान आया। ये मेरी बहन ने मेरे को बोला था कि भाई इसने मेरा धर्मांतरण भी करवा दिया है। और मेरी जो लास्ट बात हुई थी 2019 में हुई थी मेरी बहन से, और मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पे यही बोला था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैंने बहुत टाइम से मतलब घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ। इसने मेरे को ऐसा मतलब कर दिया है कि मतलब मेरा घर आने का ज़्यादा मन नहीं करता है। कन्वर्जन गैंग के गुनाहों की गवाही का ये तो बस एक ट्रेलर है। अब धर्मांतरण की वीडियो साजिश नंबर 2 से पर्दा हटाते हैं, जो चल रही थी यूपी के बलरामपुर में, जहां छांगूर के घर में जाकिर नाइक की तकरीरों के लिए धर्मांतरण का वीडियो गेम खेला जा रहा था। यह है कट्टरपंथी जाकिर नाइक, जो छांगूर के लिए धर्मांतरण का ब्रांड एम्बेसडर है। तभी तो जांच में खुलासा हुआ है कि छांगूर ने अपनी धर्मांतरण की कोठी में बने गुप्त कमरों में बड़े बड़े टीवी लगवाए थे। इन पर जाकिर नाइक और दूसरे मौलानाओं के भड़काऊ वीडियो चलाए जाते थे। एजेंसियों के मुताबिक 3-3 घंटे तक ऐसे नफरती और बहकाने वाले वीडियो प्ले किए जाते थे। ये वीडियोस मुस्लिम युवकों और उन हिंदू लड़कियों को दिखाते थे जो ब्रेन वॉश कर लाई जाती थी। जाकिर नाइक की तकरीरों के वीडियो शो के बाद छांगूर इन लोगों की क्लास लेता था और धर्म बदलने के लिए बरगलाता था। हमने छांगूर का केस उजागर किया, जाकर के अधिकारियों से मिला, गिरफ्तारी कराया। तो ऐसे में पूरी गिरोह इसकी अब बहुत तगड़ी सक्रिय हो गई है। जाकिर नाइक जैसा आदमी ये हिंदुस्तान को बनाना क्या चाहता है आप सभी को पता है। ये जाकिर हुसैन जैसा आदमी, जाकिर नाइक जैसा आदमी, और इसके इतना ज्यादा लोग हैं। देखिए पीड़ितों की भरमार है कि हेल्पलाइन के माध्यम से इतने लोग आए हैं। छांगूर गैंग के शिकार कई पीड़ित विश्व हिंदू परिषद के लखनऊ वाले ऑफिस पहुंचे। इस दौरान एक पीड़ित ने बताया कि छांगूर गैंग ने उसकी जमीन पर कब्जा कर मजार बना ली। 838 और 840 नंबर की जमीन है जिसपे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। वहाँ पे जो मतलब है धर्मांतरण चलता ही रहता। हमें भी ऑफर दिया गया था कि तुम एक काम करो ना, यहाँ से जमीन अपनी वो कर लो, तुम यहाँ से जमीन हमको दे जाओ और हम इस जमीन का ऑफर तुम गाजियाबाद में ले लो या दिल्ली में ले लो, हमारी एक बॉम्बे में जमीन है तुम उसे ले लो। छांगूर गैंग ने ऐसे कई कारनामे किए हैं जिन्हें अंजाम देने के लिए 3-3 घंटे की वीडियो वाली साजिश रची गई। भड़काने और धर्म बदलवाने की कुछ ऐसी ही साजिश मुजफ्फरनगर में भी रची गई है, जहां पाकिस्तान के वीडियो को हिंदुस्तान का बताकर धर्मांतरण का वीडियो गेम खेला जा रहा है। उसे देशहित में आगे पूरा डिकोड करेंगे, क्योंकि धर्मांतरण के तमाम छांगुरों और उनकी वीडियो साजिश की हर कट्टर फ्रेम का इलाज हो रहा है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने के लिए धर्म परिवर्तन का जो मिशन दिल्ली में बैठकर अब्दुल रहमान चला रहा था, उसे उसने ऑपरेशन उम्मत नाम दिया था। अब्दुल रहमान जैसे मजहब के ठेकेदारों के लिए यह मिशन अल्लाह का हुक्म होता है। रहमान की गिरफ्तारी के बाद जब जी मीडिया ने उसकी पत्नी से बात की तो उसका कहना था कि हिंदुओं का धर्म बदलवाना उन लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा करने का आदेश उन्हें अल्लाह से ही मिला है। अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ अब्दुल रहमान चाचा इसी घर में रहते थे और जो आरोप पूरा लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण का पूरा खेल यहीं से चलता था। और आपको गर्व है कि वो धर्मांतरण का काम कर रहा था? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। दिल्ली के मुस्तफाबाद का यही वो ठिकाना है जहां बैठकर अब्दुल रहमान नाम का ये शख्स धर्मांतरण की दुकान चला रहा था। पुलिस ने जब रहमान के इस ठिकाने पर छापा मारा तो उसे धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल होने वाली कई किताबें मिली। इन्हीं किताबों के जरिए रहमान ऑपरेशन उम्मत को अंजाम दे रहा था।
उम्मत अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह के फॉलोअर। उम्मत का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को जमा करने के लिए किया जाता है। अपने इसी ऑपरेशन उम्मत के जरिए अब्दुल रहमान 35 सालों से हिंदुओं को कलमा पढ़ाने में जुटा था। आरोप ये कि अब तक हजारों लोगों का वो धर्म परिवर्तन करा चुका है। ऑपरेशन उम्मत दरअसल वो है कि जिसमें जब कयामत आएगी उस वक्त जो लोग उम्मत के लिए काम करते रहेंगे सिर्फ वही कयामत के बाद बच पाएंगे। और इसी बात का डर दिखाकर वो ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो लोग डरे होते थे, सहमे होते थे या फिर जिनके पास पैसे की किल्लत होती थी। अब्दुल रहमान को अवैध धर्मांतरण की बारीकियां कलीम सिद्दीकी ने सिखाई थी, जिसे 4 साल पहले 2021 में यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी जेल गया तो उसने धर्म के धंधे की कमान अब्दुल रहमान को सौंप दी। ये अब्दुल रहमान की पत्नी है। सुनिए कैसे ठसक से कह रही है धर्मांतरण कराना उसके लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये उनके लिए अल्लाह का हुक्म है। क्या आप धर्मांतरण कराना आप सही मानती हैं? आप ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, इसीलिए करवाते थे। आपको गर्व है कि वो धर्मांतरण का काम कराते थे? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। सुन रहे हैं आप, अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी के लिए लोगों का धर्म बदलवाना गर्व की बात है। उसके लिए ये अल्लाह का हुक्म है। अब्दुल रहमान के पड़ोसियों का उन पर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। लड़कियां आते जाते आपने देखा है? हाँ, लड़की आती जाती देखी है, बुरखे में लड़की आती जाती देखी है। कितनी लड़कियां आती थी? कैसे? ऐसा तो सुबह के कितनी आती हैं कितनी नहीं है, मैंने तो 10-20 भी आती देखी हैं, 10-12 बच्चे भी देखे। आते तो यहाँ बहुत थे। यहाँ पे इनके रिश्तेदार बहुत आते थे, बुरखे में आते थे और बहुत सारे रिश्तेदार आते थे इनके। अब मुझे क्या पता है कि वो और रात को पता ही चलता था अंदर अंदर क्या हो रहा है। दिन में बंक बंद रहते थे, रात में ये बहुत रोज आते थे, रिश्तेदार जाते थे। 10-10 दिन 15-15 दिन हमने पूछा कौन है, ये कह रहे हमारे मुंबई से आए हैं, वहाँ से आया वहाँ से आए। लड़की आती थी सर, अभी 2-3 महीने से इतने 15-15, 16-16 साल की नई लड़कियाँ आती थी, सारी बुरखे में आती थी। ऑटो वगैरह आते थे, 3-3 ऑटो खड़े हैं, 50-60 लोगों को देखते थे हम एक साथ। पूछते थे तो हम पूछते थे हाँ भाई भीड़ भाड़ कैसे, कहते थे हम अपने मामू के यहाँ आए हैं छुट्टियाँ बिताने। हमें भी ऐसे लगता था भाई कोई बात नहीं, आए हो। हालांकि अब्दुल रहमान की बेटी का कहना है कि उसके पिता ने जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलवाया। यहाँ जो भी लड़कियाँ आती थीं, वो अपनी मर्जी से आती थीं। अब्दुल रहमान की आप क्या लगती हैं? अब्दुल रहमान की चाहती है तो इसमें उनकी क्या गलती है? जब वो बोलेगी अंकल मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ना है, मुझे इस्लाम में सुकून मिलता है, तो वो पढ़ा देते हैं। अब्दुल रहमान की बेटी दावा कर रही है कि जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं कराया गया। हालांकि वो धर्म परिवर्तन कराने की बातें कबूल कर रही है, जबकि पुलिस के हाथ ऐसे तमाम सुराग लगे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद उसके धर्मांतरण के मिशन को अब्दुल रहमान ही आगे बढ़ा रहा था, जिसकी गवाही आगरा से गिरफ्तार हुए 10 लोगों की उसकी टीम दे रही है, जो उसे रहमान चचा के नाम से पुकारा करती थी। कलीम सिद्दीकी जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर चर्चा था। अब्दुल रहमान पहले हिंदू धर्म को फॉलो करता था। वह मूल रूप से फिरोजाबाद जिले का निवासी है। पूर्व में उसका नाम महेंद्र पाल जादौन था, लेकिन 1990 में वह ईसाई बन गया। इसके कुछ साल के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर कलीम सिद्दीकी से मिलने के बाद धर्मांतरण के काले खेल में शामिल हो गया। अब पुलिस रहमान का पूरा नेटवर्क खंगाल रही है। खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान की पत्नी और उसके दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये भी पहले हिंदू ही थी, यानी रहमान ने ऑपरेशन उम्मत से अपने घर को भी नहीं बख्शा था। ब्रजेश तिवारी और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना कल से युद्धाभ्यास करेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वायुसेना ने युद्धाभ्यास के लिए बाकायदा हुक्म भी जारी किया है। राजस्थान के सरहद वाले इलाकों के पास वायुसेना ये युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगा ये युद्धाभ्यास। आजकल हिंदू को मुस्लिम बनाओ वाला अखिल भारतीय एजेंडा चल रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आपने अभी भी देखी, जिसे अंजाम देने में कई कट्टरपंथी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जो किसी भी तरह से अपने जाल में फंसाकर
आपका धर्म बदलवाना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हों या फिर आपकी बेटी स्कूल जा रही हो, कट्टरपंथी क्लास लगाने वालों की कमी नहीं है। कट्टरपंथियों ने इन दिनों हिंदू को मुस्लिम बनाओ वाली ऑल इंडिया साजिश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और बंगाल तक धर्मांतरण के धंधेबाज एक्टिव मोड में हैं। यूपी के कई शहरों में हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन के मामले एक्सपोज हो चुके हैं। अब देश हित में मध्य प्रदेश के कन्वर्जन गैंग को बेनकाब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ इंदौर से लेकर बुरहानपुर तक साजिश हो रही है। सबसे पहले बात इंदौर की। इस चेहरे को पहचान लीजिए, नाम है सुल्तान नागौरी। इसे धर्मांतरण की साजिश का सुल्तान भी कहा जा रहा है, जिसने एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया। बताया जा रहा है कि हरियाणा की रहने वाली एक हिंदू लड़की इंदौर की नामी आईटी कंपनी में काम करती थी। तभी साल 2018 में सुल्तान नागौरी ने हिंदू बनकर उस लड़की से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच में दोस्ती के साथ ही नजदीकियां बढ़ती गई, जिसका सुल्तान ने फायदा उठाया। जब लड़की को सुल्तान की हकीकत पता चली तो वो उससे दूरी बनाने लगी, लेकिन फिर आरोपी उसे परेशान करने लगा। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर सुल्तान उस लड़की पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। सवाल है कि क्या निकाह पढ़ो और मुस्लिम बनो की प्लानिंग इसके माइंड में चल रही थी। इंसाफ की लड़ाई में पीड़िता के साथ हिंदू संगठन खड़ा हो गया है, क्योंकि सुल्तान नागौरी के साथ ही उसका दोस्त आरिफ भी लड़की से अवैध संबंध बनाना चाहता था। ऐसे में सुल्तान और आरिफ से परेशान होकर लड़की अपने घर हरियाणा चली गई, लेकिन जब लौट कर आई तो फिर सुल्तान उसे परेशान करने लगा, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सुल्तान को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि कहीं कोई गिरोह तो उसके पीछे काम नहीं कर रहा। जो इसमें नामजद आरोपी है सुल्तान नाम का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें आगे भी पूछताछ करी कार्रवाई की जा रही है। और फिर इस प्रकार के आरोप लगाए कि कहीं उसको मतलब उसके साथ में गलत काम हुआ है, तो इस आधार पर जो पीड़िता है, पीड़िता की जो जैसी उसने रिपोर्ट कराई है उसके आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है। मोहन फोर्स अब कन्वर्जन के किंग का अच्छे से इलाज करेगी। इंदौर के सुल्तान नागौरी ने हिंदू बेटी को अपनी साजिश का शिकार बनाया। पहले उसे धोखे में रखा और फिर उसका शोषण करता रहा। धर्म के इस धोखे के पीछे सुल्तान चाहता था हिंदू बेटी से शादी करना और उसको मुस्लिम बनाना। धर्म बदलने का ऐसा ही एक खेल बुरहानपुर में भी खेला गया। नूर काजी के स्कूल का इस्तेमाल किया गया। मोहन फोर्स के सामने बुरहानपुर में भी हिंदू से मुस्लिम बनाओ वाली साजिश का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वो हिंदू लड़की रानी सावले नाम है, उसको मुस्लिम नाम दे रहे और वीडियो बना रहे। उसका न्याय चाहते हैं हम सर। हमारी बेटी क्यों धर्म बदलेगी? ऐसे ही आरोप लगाकर कई लोग बुरहानपुर की सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि यहाँ एबीवीपी कार्यकर्ताओं और स्कूल वाले बच्चों के परिवार वालों ने इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। इस नारेबाजी और गुस्से की वजह है एक निजी स्कूल पर लगा बड़ा आरोप, जिसमें कुछ परिवार वालों ने कहा है कि उनकी बेटियों को साइबर जागरूकता के नाम पर स्कूल बुलाया गया और यहाँ उनका नाम बदलकर मुस्लिम रख दिया गया और वीडियो भी बनाए गए। जब छात्राओं ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो हंगामा खड़ा हो गया। मेरी बेटी अब 12वीं क्लास में पढ़ती है, रानी सावले नाम है उसका। उससे मोबाइल मंगवाया गया, बोले कि है ना आपको बोले लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ सिखाएंगे हम लोग, कल आपकी पेरेंट्स से मोबाइल लेके आना। हमारी बेटी घर से मोबाइल लेके आई, दूसरा दिन मोबाइल लिया और उनका वीडियो बनाया। उनको बोला वो हिंदू लड़की रानी सावले नाम है, उसको मुस्लिम नाम दे रहे। शिकायत यही कर रहे कि जो नूर काजी सर है और जो स्कूल संचालक है उन पर उचित कार्रवाई हो और ऐसे जो मैनेजमेंट में जो सर लोग हैं उनको स्कूल से बर्खास्त किया जाए। उसकी मैं जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। चलिए ये आरोप है, उसको अपन जांच कर लेंगे, जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। हिंदू संगठन और बच्चों के घर वाले अब जांच के बाद एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। क्या युवक कांग्रेस को वोट के लिए या फिर धर्मांतरण का ट्रेलर दिखाने के लिए वीडियो वाली साजिश रची गई? कुछ उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर के इशू बनाया है कि कांग्रेस के सदस्यता अभियान चल रहा है, कुछ धर्मांतरण की बातें भी कह रहे हैं, बिखरी बातें। हमने कहा आप उसको सार रूप में एक शिकायत के रूप में जो है दर्ज करके दीजिए, पुलिस के माध्यम से व्यवस्थित जांच हो जाएगी और अगर स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है जो नियमों के विपरीत है तो उन पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाएगी।
इन मामलों से पहले भी इंदौर और उज्जैन से लड़कियों को धर्म के धोखे में फंसाने का खुलासा हो चुका है। वहां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू बेटियां ही थी। मोहन फोर्स ऐसे कट्टरपंथियों पर और बच्चियों को मुस्लिम नाम देने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, साथ ही जारी है सनातन विरोधियों की साजिश भी। कट्टरपंथी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते उससे पहले ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के बारे में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आतंकी संगठनों की नजर में आने के लिए नदीम, रईस और मंशेर सेल्फ रेडिकलाइज हो गए और शुरू कर दी कट्टरपंथी साजिश। काले नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों का मंसूबा बेहद खतरनाक था। कांवड़ियों पर हमला करके ये सेल्फ रेडिकलाइज कट्टरपंथी बड़े आतंकी संगठनों की नजर में आना चाहते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी क्या लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहे थे? कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने की मंशा पाले हुए थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोमवार को जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम ध्यान से देखिए। नदीम, रईस और मंशेर। ये तीनों आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है, उसके बारे में आगे बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि किन किन कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक्टिव थे और उनके साथ कितने लोग उस ग्रुप में जुड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान की हिंसक वीडियो को भारत का बताकर लगातार सर्कुलेट कर रहे थे। सवाल है कि पाकिस्तान से वीडियो कौन भेज रहा था इन्हें? पाकिस्तान का वीडियो वायरल कर सांप्रदायिक तनाव और लोन वुल्फ अटैक की साजिश के मामले में पुलिस आरोपी नदीम, रईस और मंशेर से लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बाद आईबी की टीम ने भी इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तीनों आरोपी इस वीडियो को वायरल कर किसी आतंकी संगठन के आंखों में आना चाहते थे, उनके नज़र में आना चाहते थे, ताकि वो किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़ सके। नदीम, रईस और मंशेर जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे उनका नाम खिदमत अब्बासी, जिसमें 450 मेंबर थे, प्राउड इंडियन मुस्लिम, जिसमें 450 मेंबर थे, मुस्लिम समाज जिंदाबाद ग्रुप में करीब 150 मेंबर थे, ऑल इंडिया एम्प्लॉयर ग्रुप जिसमें सदस्यों की संख्या 850 और ककरौली युवा एकता में करीब 150 मेंबर मौजूद थे। आरोपियों से पूछताछ में एक और ग्रुप का खुलासा हुआ है जिसका नाम आपसी भाईचारा संगठन है, जिसमें करीब 300 एक्टिव मेंबर थे। इस ग्रुप के एडमिन का नाम परवेज बताया जा रहा है, जो ककरौली का ही रहने वाला है और फिलहाल बिहार में फेरी लगाने का काम कर रहा है। नदीम, रईस और मंशेर की गिरफ्तारी के बाद से परवेज का फोन बंद है। ऐसे में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। आरोपियों से जुड़े लोगों की तलाश बिहार, दिल्ली, गाजियाबाद और मुरादाबाद के इलाकों में की जा रही है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से रईस और नदीम सगे भाई हैं। हमारे सहयोगी ने नदीम और रईस की मां से बात की, जिसमें उन्होंने वीडियो शेयर करने को गलत माना, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे इसका जवाब उनके पास नहीं था। रईस ने भेजी, फिर अपने भैया पे, नदीम पे। नदीम ने अपनी बहन पे और अपने भांजे पे भेजी। उन्होंने तो खत्म कर दी थी। मंसूरपुर के लड़के ने मेरे रईस पे भेजी। वीडियो को तो नहीं भेजना चाहिए ना, जैसे अफवाह फैलता है, दहशत फैलता है। नहीं, ये गलती है, ये गलती है। नदीम और रईस की मां जिस मंसूरपुर वाले लड़के की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि गिरफ्तार किया गया तीसरा आरोपी मंशेर है। मंशेर के परिवार वालों का दावा है कि रईस ने मंशेर से ये वीडियो मांगी थी और उसने ही भड़काऊ वीडियो सर्कुलेट की। ये तो गलत हुआ, देखो ये जो गलत है, लेकिन ये मेन जो फॉल्ट है इसमें, जो वो ककरौली वाले ने उनने सारा वो किया है, उसने मंगवाया है उससे, नहीं तो उसका ऐसा कोई हमारे उसका मैटर नहीं था। उसने मंगवाया है, उसका चैनल पैनर है, कुछ क्या किया उसने, उसका ये। पुलिस की जांच और परिवार वालों की माने तो ये भड़काऊ वीडियो मंशेर के पास से रईस और नदीम तक पहुंचा और फिर तीनों ने मिलकर इसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। फिलहाल पुलिस को संदेह है कि ये लोग किसी कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच जारी है। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है। इसीलिए अब हम बात करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी इस खबर की। कल रात का यह घटनाक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। संसद सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा देने पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जो छिपाई जा रही है। ज्यादातर विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता है। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. 10 जुलाई को ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपने रिटायरमेंट का साल 2027 और महीना अगस्त बताया था। लेकिन बयान के 11 दिनों के बाद और तय समय से 23 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ का ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान हुआ तो दिल्ली समेत पूरे देश में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई कि आखिर उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत को इस्तीफे की वजह बताया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। विपक्ष को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे कुछ झोल लग रहा है और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते इस्तीफे को लेकर कई थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर लुटियन दिल्ली में तैरने लगी हैं। अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। इतनी गंभीर बीमारी हो गई कि अचानक इस्तीफा दे देते हैं। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक उनका प्रतिक्रिया तक नहीं देता है, शीघ्र लाभ होने की कामना तक नहीं करता है। कहीं कोई रिएक्शन आया है? आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। पोस्ट में क्या है उसे संक्षेप में समझाते हैं। जयराम रमेश के मुताबिक कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई सदस्य शामिल थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, लेकिन शाम की बैठक में ना तो जेपी नड्डा आए और न ही किरेन रिजिजू। कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ काफी देर तक दोनों का इंतजार करते रहे। जब नड्डा और रिजिजू नहीं आए तो बैठक मंगलवार को 1 बजे तक के लिए टाल दी गई। इस पोस्ट के जरिए जयराम रमेश ये आरोप लगाना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ का बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से किसी तरह का अनबन हो गया है और इसी वजह से जेपी नड्डा और रिजिजू शाम वाली बैठक में नहीं आए। सोशल मीडिया पर राज्यसभा में दिया नड्डा का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसे लोग धनखड़ के इस्तीफे का आधार बताने का दावा कर रहे हैं। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. इस बयान और उपराष्ट्रपति की मीटिंग में नहीं जाने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से सफाई आई है। बैठक में नहीं जाने पर नड्डा ने कहा है किसी संसदीय कार्य में व्यस्त होने की वजह से बैठक में नहीं जा पाया और रिकॉर्ड वाले बयान पर कहा कि ये विपक्ष के लिए था, न कि सभापति के लिए। हालांकि इस सफाई से विपक्ष को संतुष्टि होगी इसकी संभावना कम ही है। अब तो विपक्ष के नेता सितंबर में कुछ बड़ा होने की भविष्यवाणी करने लगे। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। फिलहाल उपसभापति हरिवंश उनका कार्यभार देखेंगे। अब सरकार को नए उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ढूंढना है। बड़ा सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कब मिलेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई तय सीमा संविधान में नहीं है। आर्टिकल 68 के खंड 2 के मुताबिक चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए।
धनखड़ का राज्यसभा सभापति के रूप में विपक्ष के साथ कई बार टकराव रहा। पिछले साल दिसंबर में विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दिया था। तब विपक्ष उन्हें हटाना चाहता था। आज जब उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया तो विपक्ष इस्तीफे पर सरकार को घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांवड़ रोड पर धर्म का धोखा देने वालों की पहचान के लिए लागू किया गया QR कोड वाला योगी मॉडल बेरोक टोक लागू रहेगा। इस मॉडल पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि कांवड़ रूट पर दुकान चलाने वालों को पहचान तो बतानी पड़ेगी। कांवड़ रूट पर योगी मॉडल नॉन स्टॉप चलता रहेगा। भाईजान, बतानी होगी QR कोड वाली पहचान। जी हां, कांवड़ मार्ग पर धर्म से धोखे वाली साजिश, पहचान छिपाकर कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ वाला प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांवड़ रूट पर इस पहचान वाली धोखेबाजी को रोकने के लिए योगी सरकार ने QR कोड वाला जो मॉडल लागू किया था वो बेरोक टोक चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। योगी मॉडल पर लगी सुप्रीम मोहर से सनातनी बेहद खुश हैं। ये सही कदम है बिल्कुल। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, सबकी पहचान होनी चाहिए। जिस तरीके से ये पहल हुई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, पूरे भारत में ये सब होना चाहिए। पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आजकल धोखेबाजी बहुत चल रही है। बहुत अच्छी पहल है ये होना भी चाहिए। और किसी को भी अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। पहचान छुपाना तो एक आपराधिक काम हो गया। स्पष्ट लिखो जो भी है अपना नाम। और माननीय न्यायालय का भी हम बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस पे कोई डिसीजन नहीं दिया। दरअसल कांवड़ रूट पर बने होटलों और ढाबा मालिकों की असली पहचान सार्वजनिक करने के लिए योगी सरकार ने QR कोड मॉडल लागू किया था। कुछ लोग योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। योगी मॉडल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए तय की गई जरूरी चीजों का पालन करें। योगी आदित्यनाथ का QR कोड लगाने का जो फैसला था वो स्वागत योग्य है। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी मैं साधुवाद देता हूं। इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के इस फैसले के पीछे कुछ वजह बिल्कुल साफ है। QR कोड स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार की पूरी कुंडली सामने आ जाती है। इस फैसले के पीछे का मकसद समझिए। QR कोड स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार का असली नाम आपके सामने आ जाता है। धर्म छिपाकर स्कैम करने वाले दुकानदारों की सच्चाई QR कोड से खुल जाती है। ग्राहकों को दुकान का लाइसेंस नंबर भी पता चलता है। ग्राहक दुकानदार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी जान सकता है। ग्राहकों को शिकायत करने और खाने की क्वालिटी पर फीडबैक देने में आसानी होती है। यानी QR कोड कांवड़ियों को धर्म के धोखे से बचाने का अचूक हथियार है। अब जबकि इस मॉडल पर सुप्रीम मोहर लग गई है तो साधु संत भी इस फैसले से खुश हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के धर्म को जो भ्रष्ट कर रहे हैं खाद्य पदार्थ के द्वारा, हिंदुओं के धर्म को बचाने में अपना सहयोग दिया। कांवड़ रूट पर पहचान बताने वाले QR कोड मॉडल को अब तक कई होटल और ढाबा मालिकों ने फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब मियां भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तो वो लगना चाहिए। नाम भी पता लग जाएगा उससे, कौन सा ओनर है, कौन क्या है, दुकान का मालिक है, सब डिटेल, फायदा होगा। तो गाइडलाइन सरकार ने निकाली है, उसका पूरा पालन हो, अपना QR कोड लगाया जाए, अपना नाम बोर्ड लगाया जाए, इससे कोई ऐतराज नहीं। कांवड़ रूट की दुकानों पर QR कोड लगाने के पीछे योगी सरकार का तर्क था कि ये कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और तीर्थ यात्रियों को दुकानों की स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए उठाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है तो ये साफ हो गया है कि अगर कांवड़ रूट पर है दुकान तो सार्वजनिक करनी होगी पहचान। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में फैसला किया था कि खुले में मांस नहीं बिकेगा, लेकिन फैसले को लागू कराने में भोपाल पुलिस नाकाम रही। आलम यह है कि कट्टरपंथी आम रास्तों पर कब्जा करके नॉनवेज बेच रहे हैं। हिंदू भगवान के दर्शन भी नहीं कर पा रहा।
ऐसे में भोपाल के सनातनियों में भारी आक्रोश है जो कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। मोहन यादव जी का पहला कैबिनेट में ये आदेश था कि खुले में मांस नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। पहले नहीं थी, यहाँ पे मांस की दुकान है, पूरा हिंदू एरिया था ये पूरा हिंदू एरिया था, पूरा हिंदू एरिया था। 92 के दंगे में 20-22 मकान हिंदुओं के थे, वो बेच के भाग गए। बजरंगबली के मंदिर में भगवान के पास भक्त नहीं आते हैं क्योंकि आसपास खुलेआम मांस की दुकान है। इस कदर है कि लोगों ने अपनी श्रद्धा और आस्था इस मंदिर के प्रति अपने दिल में लॉक कर लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भगवान के मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों की मनमानी बंद होने का नाम नहीं लेती। सावन के पावन महीने में हर हिंदू भक्ति पथ पर चलते हुए देवालय पहुंचता है, लेकिन भोपाल में आस्था के पथ पर कट्टरपंथी साजिश का कब्जा है। सनातन विरोधी मनमानी कर रहे हैं, देवालयों पर ताला लटका है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पहले आप मोहन सरकार की पहली कैबिनेट का ये फैसला सुन लीजिए। कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो खुले में कोई मांस नहीं बेचेगा, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया। किसी को देखना नहीं, भाई तुमको खाना तुम अपनी दुकान में करो, अंदर घर में करो, बाहर क्यों दिखाते हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा था कि मांस का बिजनेस करने वालों को उनका दायरा बताया जाएगा, खुले में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी और धार्मिक सुरक्षा का माहौल तैयार किया जाएगा। लेकिन राजधानी भोपाल में प्रदेश सरकार के फैसले का न सिर्फ मखौल उड़ाया जा रहा है, बल्कि हिंदू धर्म की सुरक्षा में सेंध भी लगाई जा रही है। भोपाल के बीचों बीच इस्लामपुरा में एमपी सरकार का कानून ध्वस्त है और कट्टरपंथी मस्त हैं। संभवतः बंद है क्या मंदिर? अच्छा, चलिए अंदर चलते हैं मंदिर। रजत दुबे मेरे साथ में है और यहाँ पर आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया है, पता नहीं वजह क्या है। और ये बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति है, यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों ने इस वजह से आना बंद किया है क्योंकि बाहर खुलेआम मांस की दुकानें संचालित हो रही हैं। इस्लामपुरा की हर गली और हर मोहल्ले का ऐसा ही हाल है। कहीं मंदिरों पर ताला लटका है तो कहीं भक्त मंदिर जाने से कतरा रहे हैं। जो भक्त मंदिर पहुंच जाते हैं उन्हें इस्लामपुरा की इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं से मंदिर जाते हैं? वहाँ से मंदिर नहीं जाते, काली जी का मंदिर हम लोग जाते हैं। काली जी का मंदिर जाते हैं और वहाँ से जाते हैं। क्या कह रहे हैं? गंदगी के मारे जाते ही नहीं, वही बात नहीं जाते मंदिर, नहीं जाते। क्या सावन में खुलेआम मांस से दिक्कत है या फिर हमेशा? नहीं, पूर्ण रूप से बंद, हमेशा जी। दंगे की आग को भड़काकर कट्टरपंथियों ने इस इलाके की डेमोग्राफी को बदल दिया। पहले हिंदुओं को भगाया, फिर उनके मंदिरों को दूषित करने के लिए अधर्म की दुकानें खोल ली। प्रशासन की अनदेखी और कट्टरपंथियों की मनमानी के खिलाफ हिंदू संगठनों में अब आक्रोश है। मोहन सरकार से अपील की जा रही है कि कानून बनाया है तो उसे लागू भी करवा दो। पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। नियम सिर्फ एक समय के लिए नहीं होता है, पूर्ण रूप से होता है। उस गाइडलाइंस का पालन हर किसी को करना चाहिए। मंदिर भी है क्या? अरे बहुत मंदिर है, वहाँ स्कूल से। शासन का ये आदेश है कि मंदिर से विद्यालय से 200 मीटर दूर होना चाहिए। कट्टरपंथियों की मनमानी के खिलाफ हिंदू समाज सड़क पर है। प्रशासन को लिखित शिकायत दी और कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी। सनातनियों का आक्रोश बढ़ा तो प्रशासन की नींद टूटी। भोपाल एसीपी आश्वासन दे रहे हैं कि शिकायत पर कार्रवाई जरूर होगी। मांस की बिक्री हो रही है, उस पर उचित कार्रवाई की जाए, इसी के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जो कानून सम्मत कार्रवाई है, जो नगर निगम की और रेवेन्यू के पक्ष की भी होती है, उसमें पुलिस पूरा सहयोग प्रदान करेगी और इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो उसको बंद भी किया जाएगा। भोपाल में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देने में लगा है। हिंदुओं का ये आक्रोश आंदोलन में बदले उससे पहले मोहन फोर्स को देश हित में ये सख्त कदम उठाना ही होगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन इन दिनों योगी फोर्स कांवड़ियों के लिए सेवा, सुरक्षा और समर्पण वाले मॉडल पर काम कर रही है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें यूपी पुलिस के सिपाही से लेकर सीओ तक कांवड़ियों की खिदमत में लगे हैं।
जब डीजीपी ही कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो फिर पुलिस महकमा कैसे पीछे रहेगा? लेकिन वर्दी पहने पुलिस वालों का यह काम कितना सही है और कितना गलत है, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। महिला कांवड़ियों के पैर दबाए जा रहे हैं, मसाज हो रही है, कांवड़ियों का पसीना पोंछा जा रहा है, पंखा किया जा रहा है। शिव भक्तों के चरणों में खाकी नतमस्तक है, पांवों की मालिश हो रही है। योगी फोर्स इन दिनों कांवड़ियों की सेवा में व्यस्त है। ऐसी तस्वीरें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आ रही हैं। खाने पीने से लेकर दवाई, मालिश और कांवड़ियों के पैर दबाने के वीडियोस वायरल। लेकिन सवाल ये, कुर्सी पर महिला कांवड़ियों और सेवा करती हुई महिला पुलिस ऑफिसर, ये डीएसपी ऋषिका सिंह मुजफ्फरनगर में तैनात है। इसी जिले में सबसे लंबे रूट पर कांवड़ी गुजरते हैं और गंगा जल लेकर हरिद्वार से आते हैं। ऐसे में कई महिला कांवड़ियों को बैठा करके महिला डीएसपी उनके पांव दबा रही हैं, मसाज कर रही हैं, हालचाल जान रही हैं। क्या फैसला खुद का है या आदेश ऊपर से आया है? उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी और रिस्पेक्टेड एसएसपी सर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ अपने जो महिला कांवड़ियां हैं या भोले हैं उनकी सेवा भी करें। डीएसपी ऋषिका सिंह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो को लेकर एक तरफ जहां उनकी सराहना हो रही है तो दूसरी तरफ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी वर्दी में इस तरह की सेवा कैसे कर सकता है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा कि सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा हो। इसरो 30 जुलाई को अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। धरती की रफ्तार हो या धरती पर हो रहे बदलाव, भूकंप हो या भूस्खलन, मिट्टी की नमी हो या पानी की कमी, हर भौगोलिक बदलाव की जानकारी सबसे पहले भारत के पास होगी, क्योंकि इसरो और नासा मिलकर क्रांतिकारी निसार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सैटेलाइट दुनिया के लिए क्यों खास है, आपको बताता हूं। देखिए, निसार सैटेलाइट पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में क्रांति लाएगा। निसार पृथ्वी पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड कर सकेगा। निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेगा। इस सैटेलाइट से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकेगा। मौसम, मिट्टी और भूगर्भीय जल की स्थिति का सटीक आंकड़ा इसके जरिए हमें मिल पाएगा। निसार मिशन में इसरो वैज्ञानिकों की 10 साल की मेहनत लगी है। मतलब इसरो की इस मेहनत का फायदा अब पूरी दुनिया को मिल सकेगा और साथ ही भारत के किसानों का भाग्य भी बदल जाएगा। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, जिसके बाद से भारतीय सेना की ताकत में न केवल इजाफा हुआ है बल्कि पाकिस्तान की धड़कनों को भी उसने बढ़ा दिया है। फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर ये अपाचे हेलीकॉप्टर राजस्थान के जोधपुर तैनात किए जाएंगे और उसके निशाने पर होगी दुश्मनों की वो सेना जो अभी हाल ही में भारत से पिटी है। और इसके आ जाने से भारतीय सेना पाकिस्तान के टैंक और बख्तरबंद ठिकानों को आसानी से निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर जनरल तक सब कांप रहे हैं। इस उड़ान को देखकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नींद उड़ गई होगी। इस उड़ान ने शहबाज शरीफ के सीने में भी बेचैनी पैदा कर दी होगी। ये भारत का शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की नई खेप आ गई है। अमेरिका से बड़े विमान में रखकर एक साथ 3 फाइटर हेलीकॉप्टर को लाया गया है। आगे 3 और हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। इसकी 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात है। लेकिन ये 3 अपाचे इंडियन आर्मी को सौंपे जाएंगे। इसीलिए नए अपाचे का रंग पुराने अपाचे के रंग से बिल्कुल अलग है। नए अपाचे को भारतीय थल सेना उड़ाएगी। इसकी तैनाती जोधपुर बॉर्डर पर की जाएगी। फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर इस हेलीकॉप्टर की तेजी, ताकत और सटीक हमले की क्षमता पूरी पाकिस्तान आर्मी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि इसे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का किलर कहा जाता है। 2 सीट वाले इस हेलीकॉप्टर से हेल फायर और स्ट्रिंग मिसाइल दागी जा सकती है।
इसमें 30 mm की एक मशीन गन लगी हुई है। हेलीकॉप्टर में आगे की तरफ एक सेंसर फिट है, जिससे ये रात के अंधेरे में भी आसानी से किसी भी अटैक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए किसी भी मौसम में फुल लोड के साथ अटैक कर सकता है। I presume another 10 days from now they should be operational at Jodhpur. And why Jodhpur has been chosen is primarily because, its proximity to the western borders, and primarily Apache is an anti-tank helicopter. It's in fact a dedicated anti-tank helicopter. So in the plains of Rajasthan where, desert terrain exists, their utility is going to be phenomenal. युद्ध के मैदान में अपाचे हेलीकॉप्टर अब न केवल वायुसेना बल्कि थल सेना का भी मददगार बनेगा। ये युद्ध में आर्मी के हमले को एविएशन कवर देते हुए उसे और खतरनाक बनाएगा। यानी थल सेना एक बार में जमीन और आसमान दोनों से ही दुश्मन पर डबल अटैक कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 15 महीने पहले होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में पिछली बाइडेन सरकार ने तेजस के इंजनों की आपूर्ति में अड़ंगा लगाया था, उसी तरह इस हेलीकॉप्टर के साथ भी किया गया। लेकिन अब ट्रंप के आते ही दोनों की डिलीवरी तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन में नॉनवेज बेचे जाने के मुद्दे पर सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि यूपी के बरेली में भी बवाल हो गया। वहां सोमवार के दिन खाने पीने की दुकानों से नॉनवेज नहीं बेचे जाने की हिंदू संगठनों ने अपील की थी, जिस पर सभी दुकानदारों और कंपनियों के मैनेजर ने हामी भरी थी। लेकिन जब इस भरोसे को तोड़ते हुए एक बड़ी कंपनी के मैनेजर ने चिकन पिज्जा की डिलीवरी कराई तो बवाल मच गया। देखिए रिपोर्ट। ये सब चिकन के आइटम है। चिकन का आइटम। सावन का महीना, नॉनवेज नहीं बेचना। मुस्लिम को भगवा पहनाकर चिकन पिज्जा की डिलीवरी करवाई। नॉनवेज वाला स्टिकर होता है, रेड वाला वो नहीं लगाया। जो इस पे पहचान होती है वेज और नॉनवेज की, वो भी लगाया। यूपी के बरेली की ये तस्वीरें हैं, जहां सावन के सोमवार के दिन चिकन पिज्जा की डिलीवरी किए जाने से हिंदू संगठन भड़क गए। हिंदू संगठनों ने वहां खाने पीने की सभी दुकानों में जाकर इस बात की अपील की थी कि सावन के सोमवार के दिन नॉनवेज ना बेचा जाए, जिसे सभी दुकानदारों ने मान भी लिया था। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी कंपनी के मैनेजर ने आश्वासन देकर भी चिकन पिज्जा की डिलीवरी करा दी, जिससे हिंदू संगठन भड़क गए। बताते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि कम से कम सावन के सोमवार आप लोग नॉनवेज मत बेचो। 3 दिन की बात है, 40 दिन में 3 दिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन बहुत से रेस्टोरेंट और बहुत से कैफे ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना, और बड़े बड़े ब्रांड जैसे मैकडोनल्ड्स ने इस बात को माना, KFC ने इस बात को माना, डोमिनोज के बहुत से आउटलेट ने इस बात को माना। लेकिन आयोखा चौराहे पर डोमिनोज है, उन्होंने इस बात को सुबह मुझे फोन करके मुझे बरगला दिया, मुझे झूठ बोल दिया, मुझसे झूठा वादा किया कि भाई साहब हमने आज ऑनलाइन बंद कर रखा है, सब तरीके से बंद कर रखा है, हम स्टोर पे भी नहीं बेच रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर किया गया तो वो पिज्जा आ गया। आतंक का बम फोड़ने वाले पाकिस्तान पर कुदरत ने वाटर बम फोड़ा है। पाकिस्तान की राजधानी में बादलों की बेरहम हमले ने तबाही की ऐसी कहानी लिखी है कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 200 जिंदगियां इस सैलाबी हमले में फना हो गई, तो कई घर और दुकानें तहस नहस हो गई। उफनते सैलाब का ये शोर पूरे इस्लामाबाद को दहला रहा है। कुदरत के इस जल तांडव से हर पाकिस्तानी दहशत में आ गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बादलों का ऐसा कहर टूटा कि हर गली, हर मोहल्ले में दरिया बह निकला। कोई रास्ता, कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिस पर सैलाब ने कब्जा न जमाया हो। गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी के साथ बहती हुई नजर आईं। 1-2 नहीं, दर्जनों कारें सैलाब के गुस्से का शिकार हो गईं। आसमान से इतना पानी बरसा कि इस्लामाबाद का सैदपुर इलाका पानी के आगोश में समाया नजर आने लगा। अचानक से पानी का ऐसा रेला आया और फिर सब कुछ तैरता बहता हुआ नजर आने लगा। किसी को कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। आपको सैदपुर इलाके के बारे में भी जानना चाहिए। यह इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में दमन-ए-कोह के पास मरगल्ला पहाड़ियों के बीच एक खड्ड में स्थित है। यहाँ मानसून के वक्त बरसाती नालों में अक्सर उफान आ जाता है, लेकिन इस बार यहाँ के नालों में पानी नहीं, मानो साक्षात मौत तांडव करती दिखी। जरा ये वीडियो देखिए। बरसाती नाले के किनारे बनी दीवारें सैलाब के जोर से कैसे एक झटके में ही धराशायी हो गईं। नाला काफी चौड़ा था,
लेकिन उसके दोनों किनारों पर दीवार बनाकर उसका रास्ता संकरा कर दिया गया। ऐसे में जब अचानक से पानी का रेला आया तो उन दीवारों का दम फूल गया। सैदपुर इलाके में शहबाज सरकार विकास के नाम पर कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रही है, लेकिन सोमवार को हुई भयंकर बारिश ने उन प्रोजेक्ट्स की कलई खोल दी। अब स्थानीय लोग भी सरकार के विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले हमारा घर यहाँ तक था, यहाँ से हम लोगों को ऊपर शिफ्ट किया है। ये पूरा यहाँ तक घर होता था, कभी भी नुकसान नहीं हुआ, कभी भी नुकसान नहीं। जब से ये काम किया, नाले से ये नाली बना दी तो लाजमी ये नुकसान होगा। नाले को तंग किया गया, ऊंचा किया गया। ये पानी जो है ना, आप देखो ना, गुजर नहीं सकता बंदा। तो पानी इससे ज़्यादा आता था चश्मे का, लेकिन ये है कि वो नाला गहरा था पक्का। स्थानीय लोगों की माने तो सैदपुर में बरसात तो हर साल होती है, लेकिन इस बार ये तबाही की बरसात साबित हुई है और इसकी वजह शहबाज सरकार का खोखला विकास है। वो विकास जो बिना किसी मजबूत प्लानिंग के सैदपुर में शुरू कर दिया गया। वो विकास जिसकी कलई कुदरत ने एक वाटर बम फोड़कर खोल दी। तस्वीरें गवाह हैं कि सैदपुर पाकिस्तान सरकार की करने की कितनी बड़ी सजा भुगतने के लिए मजबूर हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ में अब तक 200 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई लोग अब भी लापता हैं, जबकि बड़ी संख्या में घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।